हाँ, तो जैसे कि आज का चैप्टर जो था वो है वेल्डिंग, और वेल्डिंग बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है आप लोग को मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। हर जगह आप लोगों को वेल्डिंग देखने को मिलेगा, इंडस्ट्री हो चाहे आपका मशीनरी पार्ट्स में बात हो, तो हर जगह आपका वेल्डिंग जो है ज्वाइनिंग करने का एक परमानेंट प्रोसेस होता है, वो आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने फोल्डिंग पढ़ा था, तो अब जो नेक्स्ट चैप्टर है जो कंबाइंड है आप लोगों का मैकेनिकल इंजीनियरिंग और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के साथ में। तो जो ऑटोमोबाइल हैं और ऑटोमोबाइल से जुड़े हुए हैं उनको भी वेल्डिंग पढ़ना है, और जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग ब्रांच के हैं उनका तो हम ये देंगे। ठीक है, तो उनका जो सिलेबस में जो चैप्टर का नाम दिया है वो है फैब्रिकेशन। ठीक है, वो आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग में जो आपका सिलेबस है उसमें लिखा हुआ है फैब्रिकेशन, और आपका मैकेनिकल में वेल्डिंग करके ही चैप्टर है। तो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है, इसमें हम लोग वेल्डिंग के बारे में जानेंगे, उसका उससे वेल्डिंग आखिर होता क्या है। उसके बाद उसका क्लासिफिकेशन जानेंगे, कितने टाइप्स का वेल्डिंग होता है, किस किस तरह से हम लोग उसको क्लासिफाइड कर सकते हैं, और उन क्लासिफिकेशन में कौन कौन से वेल्डिंग के प्रोसेस आते हैं। और जो आपका सिलेबस में है वो सारा वेल्डिंग प्रोसेस को पढ़ेंगे विथ डिटेल्स, ब्रीफ डायग्राम के साथ, उसका एक्सप्लेनेशन के साथ सभी को। तो ये कम्प्लीटली आपका एक थ्योरेटिकल चैप्टर है, तो कंसेप्ट से पढ़िए, और डायग्राम जितना भी आपको मिलेगा इसमें वो डायग्राम को आप प्रैक्टिस कीजिएगा, ताकि आप यदि डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और उसके बाद यदि आप क्लास करके कंसेप्ट क्लियर है तो आप लोग इजीली जो है एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे। तो बेस्ट है कि ये आज का जो क्लास है, आपसे जितना भी वेल्डिंग का क्लास होगा वो सभी आप कंटिन्यू फॉर्म में अटेंड कीजिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, स्क्रीन शेयर करते हैं, स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। देखिए आपका चैप्टर है वह है वेल्डिंग, जो सब्जेक्ट है आपका मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें आप लोग हम लोगों का जो स्टडी प्लान रहेगा, किस तरह से किस स्ट्रेटजी के साथ हम लोग इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, वो है पहले सबसे पहले हम लोग जेईटी डिप्लोमा सिलेबस को देखेंगे कि क्या हम लोगों को पढ़ना है। ये बहुत ज़रूरी है कि आखिर हम लोग को कितना पढ़ना है, क्योंकि वेल्डिंग है कि यदि हम लोग इसमें बात करें तो बहुत सारा टर्म आ सकता है। तो एक सिलेबस दिया रहता है, उस उतने ही सिलेबस आपको कवर करना रहता है, जो कि उतना ही सिलेबस के अंदर से आपका एग्जाम में आता है। बस हम लोग उस सिलेबस को देखेंगे, साथ ही आप लोग अपने से हैंड रिटेन नोट्स या फिर मैं प्रोवाइड करूंगा, उससे आप लोग असाइनमेंट के तौर पर हैंड रिटेन नोट्स खुद से प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो उसको भी देखते चलिएगा कि इस चैप्टर से हम लोग आप लोगों को कौन कौन से क्वेश्चंस मिलता है। ठीक है, साथ ही जो स्टूडेंट आगे के प्रिपरेशन के लिए तैयार कर रहे होंगे, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम को फेस करना चाहते हैं इस तरह के, या फिर किसी भी पीएसयू सेक्टर में जानना चाहते हैं, तो उसके लिए ये जो चैप्टर है, ये जो सब्जेक्ट है वो भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो इस चैप्टर से रिलेटेड एमसी की भी देखते चलेंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आपका इस चैप्टर करने के बाद आपका टेस्ट और रिवीजन इस तरह से चलता रहेगा। तो इस तरह से यदि आप किसी चैप्टर को प्रिपेयर कीजिएगा तो एक अच्छे तरीक़ा से प्रिपरेशन हो जाएगा आपका बोर्ड एग्जाम के लिए भी और कंपटीशन के एग्जाम के लिए भी। ठीक है, तो ये है आपका जेईटी डिप्लोमा मैकेनिकल का सिलेबस। जेईटी डिप्लोमा मैकेनिकल का ये सिलेबस है, तो देख लेते हैं क्या क्या पढ़ना है हम लोगों को। वेल्डिंग चैप्टर है वेल्डिंग, सबसे पहले डेफिनेशन पढ़ना है, फिर क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसके बाद जब पढ़ेंगे उसके बाद हम लोग गैस या फिर और आर्क वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, और इसमें कौन कौन सा टॉपिक को क्लियर करना है, प्रिंसिपल क्या सिद्धांत होगा, इक्विपमेंट कौन कौन सा औजार उसमें यूज होगा, एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पर इस वेल्डिंग का यूज होता है, और टाइप्स ऑफ फ्लेम, जब वहाँ पर फ्लेम होता है उसका टाइप्स कितने प्रकार का होता है, वो सब के बारे में। इसके अलावा इलेक्ट्रोड स्पेसिफिकेशन, करंट सेटिंग एंड यूज ऑफ फ्लक्स इन वेल्डिंग, ये सारा आप लोगों को आर्क वेल्डिंग में देखने को मिलेगा। इसके अलावा जो एडवांस वेल्डिंग प्रोसेस में टीग, मिग, टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, ये सब हम लोग ब्रीफ में डिटेल्स में पढ़ेंगे। थर्मिट वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग, फोर्ज वेल्डिंग,
एक्सप्लोसिव वेल्डिंग, कोल्ड प्रेशर वेल्डिंग, इसके अलावा आपको रेजिस्टेंस वेल्डिंग, स्पॉट में आपका स्पॉट वेल्डिंग, सीम वेल्डिंग, प्रोजेक्शन वेल्डिंग। जब इतना सारा वेल्डिंग का आप टाइप्स पढ़ लेंगे, इसके अलावा फिर इसमें भी आपको डिफेक्ट मिलेगा वेल्डिंग में, तो उस डिफेक्ट के बारे में हम लोग जानेंगे कि वेल्डिंग डिफेक्ट कौन कौन सा आ सकता है। इसके अलावा नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग, इसके अलावा जो है ब्रेजिंग और सोल्डरिंग भी एक वेल्डिंग का प्रोसेस होता है, उसका टाइप्स और प्रिंसिपल और इसका एप्लीकेशन। तो इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो एज सिलेबस थोड़ा सा लंबा है ये, तो हम लोग जल्द ही इसको अच्छे तरीके से कंप्लीट करना है, क्योंकि ये सारा जितना भी वेल्डिंग प्रोसेस है आप लोगों को स्टील सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, इंडस्ट्री में, तो ये सभी जगह आप लोगों को वेल्डिंग का काम दिखेगा ही दिखेगा। आप एक सामान तो पे गैरेज में जाते हैं तो भी वहाँ पर देखते हैं कि वेल्डिंग का काम होते रहता है। तो वेल्डिंग जो है बहुत इम्पोर्टेंट है, आपको इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये था आपका ये मैकेनिकल के लिए। जबकि एमईए के लिए जो ऑटोमोबाइल से जुड़े स्टूडेंट हैं उनका भी सिलेबस लगभग सेम है। तो उनका जो चैप्टर का नाम है वो है मेटल फैब्रिकेशन। इसमें भी क्लासिफिकेशन, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, जॉइंट थोड़ा सा डिफरेंट है, लेकिन आप लोग साथ लेके चलिए, और जो जो बाकी टॉपिक छूट जाएगा उसको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो अभी मैकेनिकल के साथ ही चलिएगा। ठीक है, गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ेंगे, गैस वेल्डिंग का प्रिंसिपल्स के बारे में। इसमें भी है गैस वेल्डिंग इक्विपमेंट, गैस कटिंग, टाइप्स ऑफ फ्लेम्स, उसमें भी पढ़ना था। प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग के बारे में, आर्क वेल्डिंग के इक्विपमेंट्स के बारे में, इलेक्ट्रोड्स, इसका टाइप्स के बारे में, मेटल आर्क वेल्डिंग, टीग और मिग, ये सारा उसमें भी था। तो प्रिंसिपल ऑफ रेजिस्टेंस वेल्डिंग के बारे में, हीट बैलेंस, इस तरह से एल्युमिनियम एंड कास्ट आयरन वेल्डिंग, ब्रेजिंग, ब्राज वेल्डिंग, सोल्डरिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग एंड इट्स एप्लीकेशन। ऑलमोस्ट आप लोग का लगभग सेम ही सब्जेक्ट है, सेम ही टॉपिक मिलता है आप लोगों को मैकेनिकल और ऑटोमोबाइल से, इसलिए हम लोग इसको कंबाइंड लेके चल रहे हैं। जहाँ से बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा हम लोग डिफरेंट क्लास में उसको कवर करेंगे। तो आपका इसके अलावा हम लोग जब सिलेबस कवर करते हैं उसके बाद हम लोग चलेंगे क्या इसका स्टार्टिंग से नोट्स हम लोगों को क्लियर करते हुए, टॉपिक वाइज क्लियर करते हुए इस चैप्टर को खत्म करेंगे। ये है थोड़ा सा फिगर है, किस तरह से वेल्डिंग आप लोगों को दिखता है, देखने को मिलेगा। मशीनरी लेजर से भी वेल्डिंग होता है, टीग मिग वेल्डिंग भी है। तो हर तरह का वेल्डिंग जहाँ जहाँ जिस तरह का एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है उस टाइप का वेल्डिंग का वहाँ पर यूज होता है। ठीक है, तो फर्स्ट है हम लोग का जो टॉपिक है वो है वेल्डिंग। आखिर वेल्डिंग है क्या? वेल्डिंग से आपके दिमाग में क्या आता है? तो वेल्डिंग का जो है यह एक तरह का मेटल ज्वाइनिंग प्रोसेस है, मेटल को ज्वाइन करने का प्रोसेस प्रक्रिया है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो हीट का अप्लाई करते हैं और समटाइम्स प्रेशर का है। कभी कभी हम लोग प्रेशर का अप्लाई करके ज्वाइन कर लिए मेटल को, या फिर हीट का अप्लाई करके ज्वाइन कर लिए। डिफरेंट मटेरियल्स को ज्वाइनिंग कर सकते हैं, या फिर सिमिलर मेटल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो द वेल्डिंग इज ए प्रोसेस ऑफ ज्वाइनिंग टू और मोर सिमिलर और डिसिमिलर, ठीक है, डिसिमिलर और सिमिलर मेटल्स को ज्वाइनिंग कर सकते हैं बाय हीटिंग के थ्रू देम टू ए सुटेबल टेम्परेचर। और वहाँ पर टेम्परेचर का खास ध्यान रखा जाता है, कितना टेम्परेचर पर जिस तरह का आपका बेस मेटल है, जिस मटेरियल को आप वेल्ड करना चाहते हैं उसका जो आपका, और जिस तरह का आपका वेल्डिंग प्रोसेस है, तो उस वेल्डिंग प्रोसेस में कितना टेम्परेचर की आवश्यकता है उस अनुसार हम लोग हीट को प्रोवाइड करके वेल्डिंग करते हैं। तो जब वेल्डिंग का प्रोसेस होता है तो एक सुटेबल टेम्परेचर लिया जाता है। तो या तो हम लोग सुटेबल टेम्परेचर के साथ मेटल को ज्वाइन करते हैं विद और विदाउट द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, फिलर मटेरियल्स एंड फ्लक्स। यहाँ पर तीन चीज की बात आ गई, एक है प्रेशर, फिलर मटेरियल और थर्ड है फ्लक्स। तो इसका या तो एप्लीकेशन कीजिए, मैंने इसका अप्लाई करके वेल्डिंग कर रहे हैं, या फिर नहीं भी अप्लाई करके वेल्डिंग कर सकते हैं। तो प्रेशर तो आप समझ रहे हैं प्रेशर क्या होता है, ठीक है, फोर्स पर यूनिट में फोर्स से हम लोग वेल्ड कर रहे हैं। तो इसमें भी बहुत सारा टाइप का वेल्डिंग आता है। इसके अलावा ये फिलर मटेरियल आखिर क्या है,
तो फिलर मटेरियल आप देखे हो, ये जब वेल्डिंग का जब गैरेज में वेल्डिंग कर रहा होता है तो एक अलग से एक रॉड लेता है, उसको वो जहाँ पर वेल्ड करना रहता है वहाँ पर स्ट्राइक करवाता है, ठीक है। तो वो जो छड़ या फिर रॉड है वो भी मेल्ट करता है, वो भी मेल्ट करता है, और जहाँ पर वेल्ड करना रहता है ना तो वहाँ पर भी वही फिलर मटेरियल वहाँ पर मेल्ट होके चला जाता है। तो फिलर मतलब फिल मीन्स भरना। तो मेटल जहाँ पर वेल्डिंग करना है वहाँ पर फिल, क्योंकि आप उसको गर्म कीजिएगा तो वो पिघलेगा यानी मेल्ट करेगा, तो मेल्ट करने पर वो जगह खाली हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा जो आपको रॉड या फिर से वहाँ पर उसको फिल करना रहता है, तो जो एक्स्ट्रा हम लोग अलग से रॉड लेके वहाँ पर वेल्ड करते हैं तो उसी को बोलते हैं फिलर मटेरियल। तो फिलर मटेरियल क्या होना चाहिए कि जो जिस तरह का, यदि हम आयरन का ले रहे हैं, कास्ट आयरन कर रहे हैं, तो फिलर मटेरियल भी आपका कास्ट आयरन का ही होना चाहिए। जैसे फिलर मटेरियल, जैसे कास्ट आयरन का वेल्डिंग कर रहे हैं तो आपको भी कास्ट आयरन का फिलर मटेरियल होना चाहिए। तो फिलर मटेरियल समझ में है कि फिलर मटेरियल जिस जगह पर हम लोग वेल्ड कर रहे हैं उस जगह पर फिल करने का काम करता है। नेक्स्ट टर्म है आपका फ्लक्स। तो ये फ्लक्स क्या होता है? तो ये जो फ्लक्स है, ये फ्लक्स काम करता है जो आपका एक शील्ड प्रोवाइड करता है, मतलब जहाँ पर वेल्ड हो रहा होता है, जहाँ वेल्डिंग होगा तो आउटर जो इन्वायरमेंट का गैस है वह गैस वहाँ पर ये ना करे, मतलब रिएक्ट ना करे, वहाँ पर ऑक्सीडेशन ना हो मेटल का। तो इसके लिए हम लोग एक केमिकल रिएजेंट का यूज करते हैं। तो इसका यूज भी करते हैं, नहीं भी करते हैं वेल्डिंग में। तो यह एक तरह का केमिकल रिएजेंट एजेंट है, केमिकल प्यूरिफाइंग एजेंट नाम कह सकते हैं, मैंने एक्स्ट्रा एक केमिकल फॉर्म, जिसका काम क्या है कि जो आप वहाँ पर वेल्डिंग कर रहे होते हैं ना, तो वहाँ पर जो बेस मेटल है, जिस मेटल को आप वेल्ड कर रहे हैं उसका ऑक्सीडेशन ना हो, ठीक है, उसका ऑक्सीडेशन ना हो, और जो मेटल का फ्यूजन है, जो मेटल मेल्ट करेगा उसको प्रमोट करना। और तीसरा काम क्या है कि जो आपका जो इन्वायरमेंट के थ्रू जो डर्ट पार्टिकल्स आ जाएगा उसमें, तो उसका एक स्लैग बना लेगा उस मेटल का, मतलब एक उसमें ये आ जाएगा, परत आ जाएगा, मतलब एक उसमें उसको बोलते हैं क्या, एक मेटल का उसमें आ जाएगा तलछट, उसको जो बोलते हैं ऊपर में आ जाएगा, ठीक है। तो उसको बाद में आप इजीली जो है हथौड़ी से मार के उसको क्या कर सकते हैं, हैमर से मार के उसको हटा सकते हैं। तो फ्लक्स का काम क्या है कि एक तो इन्वायरमेंटल जो गैस है उससे प्रोटेक्ट करना, फिर जो फिलर मटेरियल या फिर बेस मेटल है उसके ऑक्सीडेशन ना हो, इसके लिए ये है। तो इस और जो मेटल का फ्यूजन है, जब मेटल मेल्ट कर रहा है तो उसको अच्छा फ्यूजन हो, इसलिए उस केमिकल का यूज करते हैं। अब इस केमिकल में क्या क्या केमिकल हो सकता है, तो इसमें हम लोग ले सकते हैं अमोनियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर बोरेक्स। तो ये जितना भी केमिकल का नाम बताया मैंने, ये एक तरह से फ्लक्स का काम करता है वेल्डिंग के दौरान। तो फ्लक्स का यूज हम लोग वेल्डिंग में करते भी हैं और नहीं भी करके वेल्डिंग कर सकते हैं। तो ये समझ में आया होगा। तो वेल्डिंग एक तरह का क्या है, परमानेंट ज्वाइंट है। देखिए परमानेंट ज्वाइंट है, टेम्पोररी तो कह नहीं सकता, टेम्पोररी में नट बोल्ट होता है उसको हम लोग टेम्पोररी कहते हैं, बाद में उसको खोल भी लेते हैं। लेकिन वेल्डिंग जब करते हैं तो क्या हो जाता है, परमानेंट ज्वाइंट हो जाता है। तब जब हम लोग कोई भी मटेरियल का लार्ज बल्क में ज़्यादा मात्रा में वेल्डेड करते हैं तो वो कौन सा मेटल ही होता है, और एलॉय होता है, मतलब उसका जो मिश्र धातु या फिर धातु उसी को हम लोग लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, वेल्ड करते हैं। मतलब मेटल पे ही हम लोग लार्ज अमाउंट में वेल्ड करते हैं। इसके अलावा थर्मोप्लास्टिक को भी हम लोग वेल्डिंग में हम लोग ज्वाइनिंग कर सकते हैं। तो ये था बात वेल्डिंग का कि वेल्डिंग होता क्या है, किस तरह से करते हैं और इसमें क्या क्या जरूरत होता है, ठीक है। तो इसके अलावा अब बात करते हैं एडवांटेज, इसका लाभ क्या है, भाई हम लोग वेल्ड क्यों करते हैं, इससे हम लोगों को। तो वेल्ड क्या है कि आप जब जो आप उसको वेल्डिंग करेंगे तो यह बहुत अच्छा स्ट्रॉन्ग मतलब ज्वाइनिंग देता है, स्ट्रॉन्ग ज्वाइनिंग देता है, यह एक लाभदायक है, इसलिए हम लोग वेल्डिंग करते हैं। जनरल वेल्डिंग इक्विपमेंट इज नॉट वेरी कॉस्टली, और ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और दूसरी है कि यह पोर्टेबल वेल्डिंग इक्विपमेंट है, कि पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरे जगह आसानी से खोल खाल के ले जा सकते हैं। तो ये है। और जो है वेल्डिंग परमिट्स कंसिडरेबल फ्रीडम इन डिजाइन, जो है आप जब हम लोग
डिजाइनिंग कोई मशीन पार्ट्स का कर रहे हैं, मशीन इक्विपमेंट बना रहे हैं, बड़ा बड़ा मशीन कर रहे हैं, तो वहाँ पर क्या करता है कि वेल्डिंग के थ्रू ही डिजाइनिंग को हम लोग मॉडिफाई कर लेते हैं, तो ये बेनिफिट है। इट प्रोवाइड हाई एफिशिएंसी देता है। और यदि वेल्डिंग के जगह हम लोग दूसरा नट बोल्ट टेम्परेरी नट बोल्ट लगा दें टेम्परेरी में, तो उसका एफिशिएंसी ज़्यादा नहीं होगा, तो ये हाई एफिशिएंसी भी देता है। तो ये ज्वाइनिंग करने का अच्छा साधन है, वेल्डिंग अच्छा प्रोसेस है, इसलिए ये इतना इसका एडवांटेज है। इसके अलावा जो डिसएडवांटेज की बात करें तो इसमें कुछ डिसएडवांटेज भी है, हानिकारक चीज़ है। हानिकारक क्या है कि जिसमें हार्मफुल जो है गैस निकल सकता है, फ्यूम्स है, स्पैटर्स, धुआं वगैरह निकल सकता है, तो ये हार्मफुल हो सकता है, स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। वेल्डिंग रिजल्ट इन रेजिडुअल स्ट्रेस एंड डिस्टोर्शन ऑफ द वर्क पीस। क्या करता है कि वेल्डिंग कभी कभी क्या करता है कि रेजिडुअल स्ट्रेस जो होता है वह मतलब वह एक तरह से ठीक नहीं होता मशीन पार्ट्स के लिए। रेजिडुअल स्ट्रेस जैसे कि हम लोग कोई बॉडी में लोड लगाते हैं और तब वह बॉडी क्या करता है, रेजिस्ट करता है, और रेजिस्ट करता है पर यूनिट एरिया, तो उसको स्ट्रेस बोलते हैं। लेकिन जब लोड लगाए और हटा भी दिए तो भी उसमें स्ट्रेस कुछ मात्रा में रह जाता है, तो उसी को बोलते हैं रेजिडुअल स्ट्रेस। तो वो स्ट्रेस नहीं रहना चाहिए। तो जो वेल्डिंग जो है, वेल्डिंग के कारण भी हम लोग को रेजिडुअल स्ट्रेस मिलता है, तो यह एक तरह का हानिकारक है। जिग्स एंड फिक्सचर आर जनरली रिक्वायर्ड। अब वेल्डिंग कर रहे हैं तो उसको पकड़ने के लिए क्या चाहिए, जिग्स और फिक्सचर भी चाहिए, इक्विपमेंट वर्क पीस को पकड़ने के लिए, तो ये सब जरूरी है। तो ज़्यादा जरूरी ला दिया कि जिग्स और फिक्सचर हमको चाहिए। दूसरी बात है कि स्किल वेल्डर चाहिए, जो जानकार आदमी है उसी को वेल्ड करना आता हो, जो नहीं जानता उसको तो वेल्डिंग का काम नहीं आएगा, तो स्किल वेल्डर का वहाँ पर जरूरत होता है, तो ये एक तरह का डिसएडवांटेज है। Welding heat produce metallurgical changes. The structure of the welded joint is not same as that of the parent mill. कह रहा है कि जब हम लोग वेल्ड करते हैं ना, तो उसका जो अंदर का स्ट्रक्चर होता है, जो उसका आपका जो आपका उसका सेल वगैरह होता है जो आपका, तो वो जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर होता है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो वो जो पहले जो आपका जो पेरेंट मेटल था, जो आपका बेस मेटल, पेरेंट मेटल जो पहले से था, जो मतलब मुख्य मेटल है, उसका तुलना में जो वेल्डिंग किया हुआ मेटल है, तो उसका जो दोनों का जो प्रॉपर्टीज है वो चेंज हो जाता है, तो ये वेल्डिंग का डिसएडवांटेज। एप्लीकेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि जितना भी बड़ा बड़ा एयरक्राफ्ट है, एरोप्लेन है, उसका कंस्ट्रक्शन के लिए हम लोग वेल्डिंग का ही यूज होगा। ऑटोमोबाइल कंस्ट्रक्शन बिना वेल्डिंग का होगा ही नहीं। ब्रिज जितना बन रहा है, पिलर कंस्ट्रक्शन से सेक्शन डिजाइन, सारा जगह वेल्डिंग देखने को मिलेगा। बिल्डिंग्स बन रहा है तो वहाँ कॉलम का जरूरत पड़ेगा, प्लेट्स का जरूरत पड़ेगा, ट्रस का जरूरत पड़ेगा, ये सभी जगह आप लोगों को वेल्डिंग दिखेगा। रेल हो, इक्विपमेंट हो, गैस ऑयल, गैस वाटर स्टोरेज टैंक्स हो, ये सभी जगह आप लोगों को वेल्डिंग का काम दिखेगा। किस तरह का एप्लीकेशन है, एडवांटेज डिसएडवांटेज। अब बात करते हैं इसका क्लासिफिकेशन, कैसे हम लोग इसको वर्गीकृत करते हैं, कैसे इसको क्लासिफाइड करते हैं। तो डिफरेंट बेस है, डिफरेंट बेस के अकॉर्डिंग हम लोग इसको क्लासिफाइड करते हैं। यदि बेस माने सोर्स ऑफ हीट, माने हीट कहाँ से आएगा, उस किस तरह का सोर्स होगा, उसके अनुसार हम लोग वेल्डिंग को क्लासिफाइड कर सकते हैं। आर्क वेल्डिंग, इससे हम लोग इलेक्ट्रिक से हम लोग सोर्स ला रहे हैं हीट को, तो वो आर्क वेल्डिंग, गैस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग, थर्मो केमिकल वेल्डिंग, केमिकल एनर्जी वेल्डिंग, रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग। तो ये सभी क्या है, तो सोर्स ऑफ हीट, मतलब हीट का सोर्स क्या होना चाहिए, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासिफाइड कर दिया। अब आर्क वेल्डिंग में आप लोगों का बहुत सारा वेल्डिंग आ जाता है। कार्बन आर्क वेल्डिंग, CAW मेटल आर्क वेल्डिंग, ये हो गया आपका टंगस्टन इनेट गैस आर्क वेल्डिंग, ठीक है। गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, इसी का दूसरा नाम गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग कहिए, या फिर टंगस्टन इनर्ट गैस टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग कहिए। मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, MIG, या फिर इसका नाम क्या है, गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, इलेक्ट्रो गैस वेल्डिंग जी होगा। और गैस वेल्डिंग में आ गया, गैस वेल्डिंग में आपका आ गया ऑक्सी एसिटाइलिन वेल्डिंग,
एयर एसिटाइलिन वेल्डिंग, ऑक्सी हाइड्रोजन, प्रेशर गैस। तो ये सारा चीज आप लोगों को नहीं पढ़ना है, ये क्लासिफिकेशन में आप लोगों का जितना सिलेबस में टॉपिक है वेल्डिंग का, उसी वेल्डिंग को आप लोगों को कवर करना है। रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आ गया आपका बट वेल्डिंग, बट स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, प्रोसिक्यूशन, फ्लैश बट, ये सारा। थर्मोकेमिकल वेल्डिंग में थर्मिट वेल्डिंग, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, केमिकल एनर्जी वेल्डिंग में फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन, फोर्ज, रोल, एक्सप्लोसिव, ये सभी। रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस में इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेजर बीम वेल्डिंग। जबकि यदि बात करें प्रेशर के एप्लीकेशन के बेस पर कि हम लोग प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इस पर हम लोग दो तरीका से वेल्डिंग को डिवाइड कर सकते हैं कि जो वैसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें प्रेशर लग रहा है तो उसको बोलेंगे प्रेशर वेल्डिंग। इसमें वैसा वेल्डिंग प्रोसेस जिसमें प्रेशर नहीं अप्लाई कर रहे हैं नॉन प्रेशर वेल्डिंग या फिर फ्यूजन वेल्डिंग कहेंगे। ठीक है, तो ये दो हो गया। इसके अलावा देखिए कि वेल्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर, वेल्डिंग को इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं, एक नॉन प्रेशर और एक प्रेशर वेल्डिंग। तो नॉन प्रेशर में आपका गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, पावर बीम प्रोसेस, ये सभी आपका नॉन प्रेशर या फिर फ्यूजन वेल्डिंग में आएगा। आर्क वेल्डिंग में आपका मेटल आर्क वेल्डिंग में मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग, सबमर्ज आर्क वेल्डिंग, जबकि गैस सील्डेड आर्क वेल्डिंग में वही TI, MIG, MAG, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग। हेलो और सर। हाँ जी, हेलो सर। हाँ हाँ बोलिए। सर बोल रहे हाँ सर बोल रहे हैं, जैसे कि आप बोल रहे गैस वेल्डिंग, हाँ तो हाँ सपोज दैट हम लोगों को कोई पूछ दिया इसका डेफिनेशन क्या, तो क्या बताएंगे? हाँ, थोड़ा बस थोड़ा बस बताते जाते। हाँ हाँ बिल्कुल, उसका हम लोग आगे डिटेल्स, ये अभी क्लासिफिकेशन चल रहा है, अभी हम लोग ब्रीफ में पढ़ नहीं रहे हैं। ठीक है ना, हम लोग क्लासिक बस आ गया, इसके बाद गैस वेल्डिंग ही आने वाला है। ये बस क्लासिफाइड कर रहे हैं कि इसके बेस पर बस क्लासिफिकेशन में आपको पूरा नहीं लिखना है, क्लासिफिकेशन में बस आपका नाम लिखना है कि किस बेस पर क्या क्लासिफाइड कर रहे हैं। तो ये जो आपको दिख रहा है इस तरह से आप लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं फ्लो डायग्राम बना के। ठीक है, तो ये आपका ये भी सिर्फ क्लासिफिकेशन चल रहा है। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा कि सोर्स, हीट के सोर्स पर क्लासिफिकेशन क्या होता है। अभी अभी आपने पढ़ा कि प्रेशर का एप्लीकेशन करके क्लासिफिकेशन क्या होता है वेल्डिंग का। तो देख लीजिए कि प्रेशर यदि जिसमें लगेगा वेल्डिंग का, तो उसमें आप लोग का फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, कोल्ड प्रेशर, इंडक्शन, ये सारा आपका प्रेशर वेल्डिंग में आएगा। और दूसरा आपका रेजिस्टेंस वेल्डिंग में आएगा स्पॉट, सीम, प्रोजेक्शन, बट और फ्लैश। देखिए तो ये सभी में प्रेशर यानी फोर्स लगेगा, समझ रहे हैं, फोर्स अप्लाई करेंगे दो सिमिलर मेटल को जोड़ने में, तब यहाँ पर ये सारा जो प्रक्रिया है, स्पोर्ट हो गया, सीम हो गया, प्रोजेक्शन, बट, फ्लैश, ये सभी आप इस तरह का वेल्डिंग आप लोग को इंडस्ट्री में दिखेगा, तो यहाँ पर इसको बोलते हैं प्रेशर वेल्डिंग। ठीक है, तो ये आपका फर्स्ट में था हीट सोर्स के अकॉर्डिंग क्लासिफिकेशन, दूसरा में आपको मिला प्रेशर के एप्लीकेशन पर एक आपका वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। अभी हम लोग तीसरा में पढ़ेंगे कि फिलर मटेरियल और जो आपका बेस का है, बेस का फेज है, उस पर आधारित उसका वेल्डिंग का क्लासिफिकेशन। तो इसमें आएगा लिक्विड स्टेट वेल्डिंग, सॉलिड स्टेट वेल्डिंग और सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग। मतलब जो बेस मेटल है, बेस मेटल मतलब जिस जिस मेटल को आप वेल्ड कर रहे हैं तो वो कैसा है, लिक्विड स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में है, फिर सॉलिड लिक्विड स्टेट दोनों में है। तो ये आपका ये है, सिर्फ सॉलिड स्टेट में है तो फ्रिक्शन, अल्ट्रासोनिक, डिफ्यूजन, फोर्ज, रोल, एक्सप्लोसिव, ये सारा वेल्डिंग जो है सॉलिड स्टेट वेल्डिंग के अंतर्गत आएगा। जबकि सोल्डरिंग देखे होंगे जब आप इलेक्ट्रिक के दुकान में, तो वहां पर लिक्विड भी होता है और सॉलिड भी होता है, तो इसलिए उसको सॉलिड लिक्विड स्टेट वेल्डिंग में कैटेगरी में रखा गया है। इसके अलावा चौथा नंबर की बात करें तो ज्वाइंट के कंपोजिशन के आधार पर हम लोग वेल्डिंग को क्लासिफाइड करते हैं। तो ये आपका ऑटोजीनियस वेल्डिंग है, होमोजीनियस वेल्डिंग है और हेट्रोजीनियस वेल्डिंग। मैंने ज्वाइंट मतलब फिर से ज्वाइन कर लीजिएगा, ज्वाइंट का मतलब कि जो वेल्डिंग ज्वाइंट कर रहे हैं तो दो मेटल का करेंगे, तो वह मेटल का कंपोजिशन क्या है, सिमिलर है, अलग अलग है, या फिर कैसा है, उसमें फिलर मटेरियल का यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं,
उस पर आधारित हम लोग वेल्डिंग को क्लासिफाइड करते हैं। तो ऑटोजीनियस वेल्डिंग में इसमें क्या कर रहा है कि फिलर मटेरियल का यूज नहीं करते हैं। जो हम लोग बताए नया जो अलग से एक रॉड लगाते हैं वेल्डिंग के समय, तो वो फिलर मटेरियल का इसमें यूज नहीं करते हैं। और जितना भी सॉलिड फेज वेल्डिंग है ये सभी ऑटोजीनियस वेल्डिंग के अंतर्गत आता है, जैसे कि रेजिस्टेंस वेल्डिंग, नॉन कंज्यूमेबल वेल्डिंग। कंज्यूमेबल का मतलब और नॉन कंज्यूमेबल का मतलब कि जहाँ पर वेल्डिंग जो फिलर मटेरियल है वह मेल्ट कर जाए, वहाँ पर जहाँ पर वेल्ड हो रहा है उस पर जो है कंज्यूम कर ले वहाँ पर, ठीक है। होमोजीनियस वेल्डिंग में फिलर मटेरियल का यूज इसमें हम लोग करते हैं। और जो आपका ज्वाइनिंग है, ज्वाइनिंग कर रहे हैं मेटल को, दो मेटल को, वह दोनों मेटल क्या होता है, सेम होता है। तो इसमें एग्जांपल में आ जाएगा आर्क, गैस और थर्मिट वेल्डिंग। हेट्रोजीनियस वेल्डिंग की बात करें तो कंपोजिशन ऑफ फिलर मटेरियल यूज, इसमें भी हम लोग फिलर मटेरियल का यूज करते हैं डिफरेंट एज द पेरेंट मटेरियल। बट यहाँ पर जो हम लोग दो मेटल का में ज्वाइनिंग कर रहे हैं तो वो दोनों क्या होता है कि का जो पेरेंट मटेरियल है उसका जो फिलर मटेरियल है वह क्या होगा, वह डिफरेंट होगा, वो अलग होगा। तो इसमें एग्जांपल में सोल्डरिंग एंड ब्रेजिंग, तो देख रहे होंगे जो फिलर मटेरियल का यूज करते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिक के दुकान में देखते हैं, तो जो एक जहाँ पर हम लोग जोड़ रहे होते हैं तार को, जहाँ पर ज्वाइंट कर रहे होते हैं, और वो जो एक रोलिंग में रहता है तो उसका तार जो रहता है वो क्या रहता है, वो कॉपर का रहता है, और जो मेल्ट करता है जो फिलर मटेरियल वो तो अलग होता है, डिफरेंट होता है। तो वो आपका हेट्रोजीनियस वेल्डिंग के कैटेगरी में उसको रखते हैं, इसलिए एग्जाम्पल में सोल्डरिंग वाला है एग्जाम्पल। तो वेल्डिंग पोजीशन के अपॉन, तो वेल्डिंग का पोजीशन क्या होगा, इसके लिए हम लोग डाउनवर्ड, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, इस तरह से हम लोग वेल्डिंग के पोजीशन के अकॉर्डिंग वेल्डिंग को क्लासिफाइड करते हैं। अब मैकेनिज्म की बात करें तो मैनुअल वेल्डिंग मतलब आपको फिलर मटेरियल को खुद से फीड करना है, और उसका जो वेल्डिंग स्पीड है, कितना स्पीड में आप लोग वेल्डिंग कर रहे हैं, तो वो सभी आपको मैनुअली करेंगे तो आपका कहलाएगा मैनुअली वेल्डिंग। इसमें सबमर्ज मेटल आर्क वेल्डिंग आएगा। इसी तरह सेमी ऑटोमेटिक, इसमें क्या करते हैं कि फिलर मटेरियल का जो हम लोग फीड करते हैं मतलब उसमें लगाते हैं, या फिर वेल्डिंग स्पीड को कंट्रोल रहना पड़ता है, और फिलर मटेरियल को फीड करना पड़ता है। तो दोनों में से एक चीज को कंट्रोल करके करेंगे तो सेमी ऑटोमेटिक वेल्डिंग कहलाएगा। इसमें आप लोग MIG और TIG को इस कैटेगरी में रख सकते हैं। फुली ऑटोमेटिक मतलब आपको फिलर मटेरियल भी ऑटोमेटिक फीड हो रहा है, और जो वेल्डिंग का जो स्पीड है, किस स्पीड में करेंगे वो भी ऑटोमेटिक हो रहा है, मतलब फुली कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा है, तो उसको बोलेंगे फुली ऑटोमेटिक वेल्डिंग। तो इसमें आपका लेजर, ये इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग, लेजर वेल्डिंग, ये सभी आपका फुली मतलब कंप्यूटराइज हो रहा है, वो आपका रोबोटिक्स हो रहा है, वो खुद ऑटोमेटिक वहाँ पर वेल्डिंग हो रहा है। तो अभी तक मात्र हम लोग ये पढ़े कि वेल्डिंग क्या होता है, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, एप्लीकेशन और क्लासिफिकेशन। अब हम लोग का असली टॉपिक स्टार्ट होगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेल्डिंग के ब्रीफ एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है। तो चूंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला स्टार्ट करेंगे, तो ये आपका 5 मिनट बाकी है, ठीक है ना। तो इसके बाद जो आपका जूम क्लास होगा उसमें आप लोग ये कीजिए 5 मिनट बाद, ठीक है। और उसमें हम लोग एक गैस वेल्डिंग आज खत्म करेंगे। सर इतना ही रहने दिए ना सर आज। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास मेरा 3:30 में 6 अगले वाला सेमेस्टर का भी है, ठीक है। तो हेलो सर। हाँ सर हेलो। सर बोल रहे हैं मेरे गूगल क्लासरूम का आईडी नहीं भेजे सर। अरे फ्रेंड वगैरह से ले लीजिए ना, मैं तो भेज चुका हूँ आपका ग्रुप में भी कई बार, या फिर सर मांगे फ्रेंड से तो नहीं अच्छा है हम ठीक लोग है, के पास। पर्सनल मैसेज कर लीजिएगा, मैं दे दूंगा आपका उसका कोड, ठीक है। ओके सर। ओके आज सर। के लिए इतना ही। और और हम लोग पास भी नहीं है सर, आता तो हम भेज देते। अच्छा ठीक ठीक। और ओके सर, थैंक यू हम लोग सर। तो हाँ, और जो असाइनमेंट ये वाला दिया हूँ उसको आप लोग लिखते चलिए, ताकि यदि लिखेंगे और उसको लिख के रखेंगे उसके बाद क्लास ज्वाइन करेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है।
तो गूगल Yes, क्लासरूम sir. में आपका Yes, sir. नोट्स डाउनलोडेड है और ये चूंकि बहुत इसका पेज बहुत ज़्यादा भी है, थोड़ा लंबा चैप्टर है, तो धीरे धीरे आप नोट्स बनाते चलिए और साथ में क्लास भी अटेंड करते चलिए। हाँ इतना ही रखिए सर आज। हाँ ठीक है, आज का क्लास इतना ही रहेगा। थैंक यू फॉर ऑल, ठीक है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सर।